साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मेंस के सीरीज़ को अगर हम बात करें जो हम लेके चल रहे हैं, इसमें यह हमारा दूसरा लेक्चर है स्पेशली फॉर द मेंस एग्जामिनेशंस। और पिछले वीडियोस में मैंने आपसे काफ़ी बातें की हैं एंड वेरी श्योर दिस वीडियो विल आल्सो बी वेरी फ्रूटफुल फॉर एवरीवन। यहाँ हम क्वेश्चन पेपर्स जो मेंस एग्जाम्स के 2019, 18 और 17 से उस पर चर्चा करेंगे और काफ़ी कुछ जानने की कोशिश करेंगे एक्चुअल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन मेंस में क्या रहते हैं और उनमें किस तरह के आंसर्स होने चाहिए। क्वेश्चंस कितना टेक्निकल है, कितना बिहेवियरल है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। इसके पहले के 27 वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड हैं, काइंडली सी दैट ऑल द वीडियोस, जहाँ पे मैं आपके सारे प्रीलिम्स मेंस के प्रिपरेशंस साथ साथ करा रहा हूँ। यहाँ इन्वायरमेंट और साइंस टेक पूरी ही सीरीज़ है जो आपको मिल रही है। सो लेट अस स्टार्ट विथ मी गाइस। मेरा नाम डॉक्टर रवि खहरी है। आई एम टेकिंग योर क्लासेस फर्स्ट साइंस टेक एंड इन्वायरमेंट। I have done a PhD from IIT Delhi and I'm working as an institution as a director of Purvanchalize at Gorakhpur for face-to-face classes. पिछले 18 साल से I'm taking a UPSC civil services classes and 1,000 plus students got select in this civil service examinations. I published 2 books. This one is on science and tech and second is environment and it's published by the McGraw-Hill. Fine. This is my Telegram platform where people can go and download all the PDFs. So finally people can get the PDF here. So don't need to go you and waste your time to write all the notes and contents. Apart of this guys, my Unacademy profile is here, unacademy.com/@ravip2010 और ये मेरा UPSC कोड है जो आप यूज़ करना, जिससे आपको छूट भी मिल जाती है ड्यूरिंग ज्वाइनिंग एनी कोर्सेस। दिस आर द टॉप मोस्ट एजुकेटर्स जो आपको एक ही जगह मिल जाते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस Unacademy especially to connect with these educators. Those are very professional, very experienced in this field. मेरा साइंस एंड टेक की जो प्रैक्टिस सेशन है वो स्टार्ट है, जो हर वेडनेसडे को एट 4 PM आई एम कनेक्टिंग देयर, और जहाँ पे आपके साथ जुड़कर मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करता हूँ। यहाँ पे 15 क्वेश्चंस आपके साथ 50 मिनट्स में डिस्कस होते हैं। इसके लिए आप कोड ज्वाइन करें। मेरा कोड याद रखेंगे आप, रवि UPSC, जब भी आप मेरे कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं तो दैट विल बी ब्यूटीफुल टू यू। So let us start with the science and technology mains exams और these 3 years question paper of 19, 18 and 17. सिलेबस स्टार्ट करने के पहले, क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा मैं आपको मेंस का सिलेबस दिखाता हूँ। तो लेट अस सी और मेन सिलेबस। साइंस एंड टेक अगेन आई रिपीट गाइस, ये GS पेपर 3 में आता है। GS पेपर 3 में वैसे टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। उन 5 सब्जेक्ट्स में जो साइंस एंड टेक आता है उसमें तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चन हर साल होते हैं। और जैसे मैंने आपको बोला है कि आउट ऑफ 250 क्वेश्चन में से 50 मार्क्स जो होते हैं, यानी 1/5 पूरे GS पेपर 3 का जो वेटेज होता है वो साइंस एंड टेक का होता है। तो यू पीपल कैन नॉट टेक अ चांस विद द साइंस एंड टेक, इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। This is your syllabus: science and technology development, then application and effects in everyday life. Achievements of India in science and technology. Indigenization of technology and developing new technology. Awareness in the field of IT, space, computer, robotics, nanotechnology, biotechnology. Issues related to intellectual property right. This is your entire syllabus, official syllabus जो UPSC ने लिखा है। अब शुरू करते हैं 19 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन पेपर्स। इस पूरे के पूरे लेक्चर में आई ट्राई टू कवर द 19, 18 और 17 के क्वेश्चन पेपर्स। इसके ठीक पीछे के वीडियोस में आप अगर इसके ठीक पहले का वीडियो देख रहे होंगे, लेक्चर 27, तो आपको मिल रहा होगा 21 और 20 के क्वेश्चंस को मैंने बहुत ही ब्रीफ में, जितना हो सकता है कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश की है। तो आई थिंक आपने वो वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो एक बार जरूर देख लेना। ओके, और एक चीज़ और मैं बोलूँ, जैसे भी पिछले वीडियोस में भी बोला था कि प्रिपरेशंस प्रीलिम्स की मेंस के साथ कीजिए, क्योंकि प्रीटी के बाद मेंस के लिए इतना टाइम नहीं होता है कि यू पीपल गो एंड गेट दिस एग्जामिनेशंस। और मेंस में ऑलरेडी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कंसेप्ट क्लैरिटी काफ़ी हद तक हो जाती है, और प्रीलिम्स में भी कंसेप्ट पर ही बेस्ड पॉइंट्स रखे जाते हैं 1, 2, 3, 4। तो मेंस की तैयारी से ही प्रीलिम्स आपका आसान होता है। ओके, ये चीज़ मैं आपको फिर रिपीट करूँगा, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। द पहला क्वेश्चन इज 2019 दैट UPSC आस्क्ड लाइक व्हाट इज द इंडियाज प्लान टू हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन एंड हाउ विल बी बेनिफिट आवर स्पेस प्रोग्राम। देखो, ऐसा है कि ये न्यूज़ है कि गगनयान मिशन के बाद इंडिया की प्लानिंग है कि हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए, इंडियन स्पेस स्टेशन के लिए भी काम शुरू करेंगे। स्पेस स्टेशन एक्चुअल में किस तरीके से होता है, क्या होता है, एक तरह के स्पेस लेबोरेटरीज़ होते हैं जो सेटअप किए जाते हैं स्पेस में एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अब स्पेस में किस तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, एक्चुअल में जब आप ऊपर जाते हैं तो ऊपर का इन्वायरमेंट जो होता है वो कम ग्रेविटी का इन्वायरमेंट होता है। आप सब जानते हैं अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे यू विल गो अप, ग्रेविटी कम होती जाती है, और 500-600 किलोमीटर की हाइट पर जनरली जो एक ऑर्बिट होती है, मैंने स्पेस टेक्नोलॉजी में आपको पढ़ाया है, लियो। ओके, लियो जिसकी डिस्टेंस लगभग 50 किलोमीटर से लेकर 2000 के बीच की होती है फ्रॉम द अर्थ सरफेस। और ये जो पोजीशन होता है, ये पोलर पोजीशन में सैटेलाइट्स होते हैं। पोलर पोजीशन मतलब मान लो ये अर्थ है,
तो पोलर पोजिशन मतलब यू, पोल टू पोल सैटेलाइट्स घूमते हैं जनरली लियो में। सो कहने का मतलब है कि हाँ लियो ऑर्बिट में जो हम स्पेस स्टेशन बनाने की बात कर रहे हैं, ये स्पेस स्टेशन क्या होगा मैं आपको बताऊँ। ये एक स्पेस लेबोरेटरी होगी जहाँ पर माइक्रो ग्रेविटी इन्वायरमेंट में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे कि हर सब्जेक्ट से जुड़े हुए करेंगे। फिजिक्स के करेंगे, केमिस्ट्री के करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के करेंगे, ओके, इवन सुपर कंडक्टिविटी के करेंगे, इवन इसके अलावा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को चेक करने की कोशिश करेंगे, ह्यूमन की फिजियोलॉजी देखने की कोशिश करेंगे, मेडिसिन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करेंगे। यानी पूरा का पूरा माइक्रो ग्रेविटी इन्वायरमेंट जितने भी डिसिप्लिन हो सकते हैं सबकी स्टडी करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दूँ, बहुत सारे प्रोटोटाइप एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। जैसे मान लो छोटे लेवल पे हमें कोई एक्सपेरिमेंट करना है, बड़े लेवल पर हमें उसको एक्सटेंड करना है। जैसे मान लो हमें मार्स मिशन भेजना है, टुडे इंडिया बिकम सक्सेसफुल मान लो, लेकिन हमें भेजना है तो मार्स मिशन आपको भेजना है, तो मार्स मिशन के लिए मान लो छोटे एरिया का डिस्टेंस तक का आप कवर करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट आपके पास स्पेस तक मतलब 400-500 किलोमीटर की हाइट तक कुछ है जहाँ पर आप कुछ कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेविटी मूवी देखी होगी तो उस मूवी में यहाँ तक दिखाने की कोशिश की गई है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जब वो लेडी जाती है उसे ऑक्सीजन मिल जाता है, उसे वहाँ पे कुछ ऐसे टेम्पररी शटल मिल जाते हैं जैसे अर्थ पे लौट कर आती है। यानी यहाँ तक कह सकते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक तरह के सपोर्ट हैं जो बियॉन्ड अर्थ कहीं पर मौजूद है। अब बात होती है इस इंडिया को क्या फ़ायदा होने वाला, और स्पेस प्रोग्राम्स को क्या क्या बढ़ोतरी मिलने वाली है। सबसे बड़ी बात आपको देखो तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और बूस्ट होगा। दूसरी चीज़ होती है कि आपको मोटिवेशन मिलेगा। तीसरा ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स मिलेंगे, और असाइनमेंट्स मिलेंगे तो इंडिया का जो स्पेस कॉमर्स यानी पैसे की कमाई जो होगी वो भी हो जाएगी। आप सब जानते हो जब इंडिया दूसरे कंट्री की मदद लेता है तो दूसरी कंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिया को मदद नहीं देता है, इंडिया हैव टू पे देम। तो जब इंडिया इस तरह के अचीवमेंट्स करेगा तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया को भी प्रॉफिट होगी। लोग इंडिया से अपने सैटेलाइट भिजवाएंगे, काफ़ी काम कराएंगे, तो इंडिया विल गेट द मनी ऑल्सो। दूसरी चीज़ जो नई जनरेशन दे विल हैव अ इंटरेस्ट टुवर्ड्स इट कि यार कुछ नहीं है ना, IAS पीसेस तो है ही है, ओके फाइन, बट वी कैन ऑल्सो बी एज अ लाइक कल्पना चावला या के शिवन या इस तरह के साइंटिस्ट भी बनने का स्कोप अच्छा है, देश के लिए कुछ करने की बात है। तो मतलब ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑन दैट बेसिस, ठीक है। जो मैंने आपको ब्रीफ में समझाने की कोशिश की है कि हाउ यू विल कनेक्ट विद दिस ऑल थिंग्स। और अभी कुछ चीज़ें आपको डालनी होगी। 20 टन का मास है जो अभी डिसाइड हुआ है। 20 टन का मतलब होता है 20,000 किलोग्राम जो भेजने की कोशिश करनी है, भारत भेजेगा, और इसका टारगेट ईयर 2030 का बनाया है, ठीक है। देखते हैं कि हाउ मच विल बी सक्सेसफुल, बट सब कुछ गगनयान के बाद ही स्टार्ट होना है। दूसरा क्वेश्चन आपके मेंस में पूछा जा रहा है, दैट इज़ द how is the government of India protecting the traditional knowledge of medicine from patenting by the pharmaceutical companies। देखो ऐसा है कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो मेडिसिनल प्लांट्स को जल्दी फटाफट पेटेंट कर रही हैं, ठीक है। और काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो प्लांट्स जो हैं वो जो प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, वो इंडिया के नेटिव्स हैं। असल में ये क्वेश्चन जो है ना, जो आप 19 में देख रहे हो, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आप जाना एक बार देखना, 2015-16 के मेंस में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। यानी अगले वीडियो लेक्चर में मैं फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ और बताऊंगा। देखो ये क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट हुआ है, मतलब जो पहले पीछे 15 साल जो आपके बेस पे था, दैट क्वेश्चन हैज़ बीन रिपीटेड इन 19 में अगेन। असल में होता है कि एक TKDL प्लेटफॉर्म आता है जिसके पीछे आपका CSIR होता है और आयुष मिनिस्ट्री होती है। CSIR और आयुष मिनिस्ट्री ये दोनों क्या करते हैं, ये इस प्लेटफॉर्म को लाते हैं, इसको कहते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। जो भी इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, सुनिएगा, जो भी इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, उन मेडिसिनल प्लांट्स के फार्मूलेशंस और प्लस फार्मूलेशन के अलावा उनके इंग्रेडिएंट्स, यानी उनके अंदर कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं, ये सारा का सारा डेटा जो होता है इस TKDL प्लेटफॉर्म पे रखा जाता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने देखा होगा कि नीम प्लांट को लेकर, हल्दी प्लांट को लेकर, टर्मरिक के साथ इंडिया अमेरिका काफ़ी डिस्प्यूट हो चुका है पहले भी, लेकिन फाइनली जाकर वो चीज़ कंफर्म हुई नहीं, ये प्लांट जो है वो इंडिया का पेटेंट है। अब कहने का जैसे मान लो कि हल्दी है, हल्दी को जिसको आप कुरकुमा लौंगा कहते हैं, उसके अंदर एक केमिकल होता है कुरकुमिन। अब कुरकुमिन मान लो इंडिया ने डिस्कवर किया ही है, तो वो एक एंटी कैंसर है। दुनिया में जितनी भी दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियाँ, पता चलेंगी वो उस कुरकुमिन को क्या करेंगे, कुरकुमिन को वो पेटेंट करा लेंगे, फिर कहेंगे कि सिर्फ इस केमिकल का यूज़ हम ही करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरह का जो नुकसान है वो भारत को देखने को मिलता है। भारत का फाइनेंशियल लॉस होता है, भारत की क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल लेवल पे कम होती है। तो वहीं पर IPR की ज़रूरत होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की ज़रूरत होती है। और कहीं ना कहीं भारत इन चीज़ों को TKDL के प्लेटफॉर्म में अपडेट करता है कि देखो भाई, ये हमारे नेटिव्स हैं, इनके फार्मूलेशंस हमने पहले बताए, इनके इंग्रेडिएंट्स हमने कहीं बताए। तो इस तरह की नॉलेज कहीं ना कहीं इंडिया को पेटेंट करने में, पेटेंटिंग वगैरह में हमें सपोर्ट भी करते हैं। तो कोई अदर कंपनीज होगी, अदर कंट्री होगी, तो जो अमेरिका जैसी कंट्री भी इंडिया से फाइट कर चुका है नीम यानी अजाक्टिरग्डा इंडिका और ये कुरकुमा लौंगा जो हल्दी वगैरह बोल रहे हैं, इसको लेकर, क्योंकि उसको भी पता है व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्लांट। वो अलग बात है कि भारत इन सारे विवादों से जीत गया है।
आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ बायोटेक्नोलॉजी इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ फार्मर्स। देखो, बायोटेक्नोलॉजी को फार्मर से अगर आप जोड़ोगे तो डेफिनेटली आपका दिमाग कहाँ जाता है? आपका दिमाग जाता है सिर्फ ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी की तरफ, जिसको आप एग्रीकल्चर कहते हैं। पर मैं आपको कहता हूँ आप वाइट बायोटेक्नोलॉजी में इंडस्ट्री को भी जोड़ सकते हो। ओके, वाइट बायोटेक्नोलॉजी में इंडस्ट्री को भी जोड़ सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हाउ बायोटेक्नोलॉजी इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द फार्मर्स। तो सबको पता है कि लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द फार्मर्स के लिए सबसे पहले अच्छी जरूरत क्या है? इकोनॉमी। और इकोनॉमी के अलावा दूसरा क्या है? हेल्थ। अगर आपने ये दो चीज़ उनकी सुधार दी, इकोनॉमी और हेल्थ, तो बाकी रेस्ट ऑफ द चीज़ें तो वो सुधर ही जाएंगे। उनको एजुकेशन आ जाएगा, ठीक है, उनका सोशल स्टैटस बढ़ जाएगा, उनका डेवलपमेंट होने लगेगा। तो सबसे पहले इकोनॉमी और हेल्थ पे ध्यान देना होगा। और इकोनॉमी से जुड़ा हुआ एस्पेक्ट आप बायोटेक्नोलॉजी से जोड़ दो, हेल्थ से जुड़ा हुआ एस्पेक्ट आप बायोटेक्नोलॉजी से जोड़ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके दिमाग में जैसे ही फार्मर्स आता है और बायोटेक्नोलॉजी सबके दिमाग में आता है, वो एग्रीकल्चर में जोड़ लीजिए। लेकिन एग्रीकल्चर में कैसे जोड़ेगा? एग्रीकल्चर को आप यूज़ करिएगा इकोनॉमी के साथ, ठीक है, और हेल्थ को आप यूज़ कीजिएगा बहुत सारे ट्रीटमेंट के साथ, ठीक है, बहुत सारे ट्रीटमेंट के साथ, बहुत सारी फैसिलिटी के साथ। और इन्हीं चीज़ों के बेस पर जोड़कर आपको लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ फार्मर्स पे बात करनी होगी। ओके, इन्हीं चीज़ों को जोड़कर अब लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ फार्मर्स बात करनी होगी। ये क्वेश्चन जो है मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन है। मल्टी डायमेंशन, जितना सोचेगा इसमें इतना ही आंसर मिलेगा। क्वेश्चन वैसे तो बहुत सीधा लगता है, बहुत आसान लगता है, लेकिन जब आप सोचना शुरू करते हैं तो इसमें इट विल टेक टाइम, और इसमें हर डायमेंशन सोच छूइएगा। कोशिश ये मत कीजिएगा कि एक ही क्वेश्चन के इकोनॉमी और एग्रीकल्चर के इर्द गिर्द चारों तरफ घूमते रहिए, गलत बात है। तो आप इसमें बार बार यूज़ कीजिएगा लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ फार्मर, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ फार्मर। जब भी आप आंसर लिखते हैं तो जो क्वेश्चन में पूछा जाता है वो कीवर्ड्स आपको हर पैराग्राफ में यूज़ करना चाहिए। तो व्हेनेवर यू आर राइटिंग कि एग्रीकल्चर स्टैंड बढ़ेगा, या फार्मर्स की यहाँ पर हम केमिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे, केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह नहीं डालेंगे, फार्मर की हेल्थ को भी इशू नहीं होगा, बायो पेस्टिसाइड सीधे आ जाएगा, बीटी क्रॉप्स आ जाएंगे, सीधा हम इस तरह की चीज़ों को यूज़ करेंगे, तो ये आपका बेहतरीन क्वेश्चन होगा। अब देखो, ये क्वेश्चन भी पूरी तरह से क्रिएटिव पूछा गया है, और इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी स्टूडेंट को स्पेशली साइंस एंड टेक की किसी क्वेश्चन के आंसर्स की तैयारी करनी होगी। ऑन द बेसिस ऑफ योर क्रिएटिव माइंड, जो मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ, यू कैन जनरेट दिस क्वेश्चंस एंड राइट योर आंसर्स। ये क्वेश्चन है जो थोड़ा टेक्निकल है। इवन मेरे कुछ बच्चे हैं जो ऑलरेडी IPS भी हैं, और उनको मैंने अपने सेमिनार में बुलाया भी था गोरखपुर में। तो उन्होंने कुछ ऐसा आंसर बोला, लेकिन उन्होंने बोला कि सर 2018 में जितने भी क्वेश्चंस आए थे मैंने सारे क्वेश्चन टच किए थे, बस एक क्वेश्चन ऐसा था जो लिटरली साइंस एंड टेक का था, और मैं उसमें बहुत कोशिश करने के बाद भी उसको टच नहीं कर पाई। ठीक है, और वो क्वेश्चन वही था, जब ये क्वेश्चन आता है तो मुझे वो स्टूडेंट जो है IPS राइट ना MP कैडर, अगर नाम लेना इज़ नॉट फाइन, ओके, सो उसने बात बोली भी थी, तो आई थॉट कि ये वही क्वेश्चन है, जब वो आता है तो मेरे दिमाग में चीज़ याद आ जाती है। So the question है, discuss the work of Bose-Einstein statistics done by Professor Satyendra Bose, and so how it revolutionized the field of physics। ठीक है, देखो, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स जो होता है, यहाँ दो साइंटिस्ट के नाम है, ठीक है, इसमें दो वैज्ञानिकों के नाम है। एक वैज्ञानिक जो है आपका मैं बताता हूँ, उनका नाम है सत्येंद्रनाथ बोस, है ना, एक का नाम है प्रोफेसर सत्येंद्रनाथ बोस, उनका नाम लिखा ही है, और दूसरा आइंस्टाइन है, दैट यू पीपल नो वेरी वेल। असल में होता क्या है, ये आइंस्टाइन और बोस यानी सत्येंद्रनाथ, ये दोनों क्या करते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स के स्टैटिक बिहेवियर को बताते हैं। यानी स्टैटिक बिहेवियर, देखिएगा, स्टैटिस्टिक बिहेवियर, है ना, स्टैटिस्टिक बिहेवियर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, है ना। अब आप पूछोगे सर फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं, बताता हूँ दोस्त, रुक जाओ। स्टैटिक बिहेवियर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, थोड़ा तो टाइम लेना होगा क्योंकि आप में से काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए चीज़ें नहीं हैं। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है, आप कभी पेपर देखेंगे नहीं, इसलिए कभी इन सब चीज़ों की तरफ जाएंगे ही नहीं, और इसीलिए मैं एक क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ कि आपको जाना पड़ेगा। और पता है ये टॉपिक किस टॉपिक के अंदर आता है, पार्टिकल फिजिक्स के अंदर आता है। यानी पार्टिकल फिजिक्स एक चैप्टर है जो आपको साइंस एंड टेक में पढ़ना होगा। इसमें है क्या पार्टिकल फिजिक्स में, यहाँ पर कह रहा है कि बोस आइंस्टाइन में असल में क्या होता है, स्टैटिस्टिकल बिहेवियर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स को ही डिस्क्राइब किया है इस बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो फिर मैं बोल रहा हूँ बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में है क्या, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में जो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं उनके स्टैटिस्टिक बिहेवियर को रखने की कोशिश की गई है, डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है। स्टैटिस्टिक्स एक्चुअल में होते क्या है, मेजरमेंट्स, एक तरह के आंकड़े होते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स वो पार्टिकल होते हैं जिससे चल के पूरा इंटायर यूनिवर्स बनता है, ओके, जिनसे चलकर पूरा इंटायर यूनिवर्स बनता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, बोसॉन्स आता है, क्वार्क्स आता है, लेप्टॉन्स आता है, मियॉन्स आता है, न्यूट्रिनोज आते हैं, म्यूज आता है, मियॉन्स, ये काफ़ी चीज़ें आती हैं जिनसे चलकर पूरा का पूरा यूनिवर्स बनता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है। तो इन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल्स के बिहेवियर को समझने के लिए, उसका स्टैटिस्टिक्स जो है उसी को समझने के लिए बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स न्यूज़ में आता है। ठीक है, अब सुनिएगा होता क्या है। वो पार्टिकल समझिएगा, वो पार्टिकल एक्चुअल में जो स्टैटिक्स
के बिहेवियर को फॉलो करते हैं। कौन सा स्टैटिस्टिक्स? बोस-आइचन स्टैटिस्टिक्स के बिहेवियर को फॉलो करते हैं, उनको बोसॉन कहा जाता है। समझिएगा, उनको क्या बोलते हैं? बोसॉन कहा जाता है। यही बोसॉन है, यही बोसॉन पार्टिकल है जिसके बारे में सत्येंद्रनाथ बोस ने बताया था। असल में क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि बोसॉन पार्टिकल्स को समझने के लिए क्यों इस तरह की चीज़ें ज़रूरी होती हैं। असल में क्या है कि जब भी हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में जब पार्टिकल फिजिक्स पढ़ा जाता है तो कहा जाता है कुल एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो हैं, है ना, एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो हैं, ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो हैं ये भी ब्रह्मांड बनाते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स में दो चीज़ें आती हैं। क्या क्या आते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स में? एक तो मैटर पार्टिकल आता है, सुनिएगा, एक तो मैटर पार्टिकल आता है, एक तो मैटर पार्टिकल आता है, और दूसरा जो होता है वो फोर्स पार्टिकल आते हैं। दूसरा क्या होता है? फोर्स पार्टिकल आते हैं। तो ये दूसरा क्या होता है? फोर्स पार्टिकल आते हैं। ये मैटर पार्टिकल और फोर्स पार्टिकल मिलकर पूरे ब्रह्मांड को बनाता है। मैटर पार्टिकल्स में क्या चीज़ें आती है? मैटर पार्टिकल्स में आती हैं क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स। देखिएगा, मैटर पार्टिकल्स में क्या आते हैं? क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन। समझिए, मैटर पार्टिकल्स में क्या आता है? क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स। इसमें आता है क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और फोर्स पार्टिकल में क्या आता है? फोर्स पार्टिकल्स में आता है बोसॉन्स। और टोटल अगर मैं बताऊं तो एलिमेंट्री पार्टिकल कुल 17 एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं। अब देखो, मैं क्यों बता रहा हूं एलिमेंट्री पार्टिकल? देखो, ऐसा है कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, मैटर पार्टिकल और फोर्स पार्टिकल, ठीक है। मैटर पार्टिकल में क्या आते हैं? क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन टाइप की चीज़ें, और फोर्स पार्टिकल में बोसॉन टाइप की चीज़ें होती हैं। पता है, यही क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन चल के, जैसे क्वार्क्स है ये आपका प्रोटॉन बनाता है, ये आपका न्यूट्रॉन बनाता है, इलेक्ट्रॉन है आपका इलेक्ट्रॉन बनाता है। बोसॉन क्या होता है? इन सबको जोड़ने का काम करता है। जैसे मान लो कि एक प्रोटॉन है, मान लो एक प्रोटॉन है। पता है, एक प्रोटॉन के अंदर कुल 2 अप क्वार्क होते हैं और एक डाउन क्वार्क होता है। 2 अप क्वार्क होते हैं और एक डाउन क्वार्क होता है ना। ये जान लो, ये फिजिक्स है, ठीक है। डाउन क्वार्क होता है, ठीक है। अब मान लो ये एक प्रोटॉन है, मान लो एक प्रोटॉन है, उसमें एक अप क्वार्क ये है, एक अप क्वार्क ये है ना, और एक डाउन क्वार्क ये है। तो ये 3 क्वार्क हो गए, और इनके बीच में क्या होता है? इन सबको जोड़ने वाला एक फोर्स पार्टिकल होता है, उसे कहते हैं बोसॉन पार्टिकल। और ये दोनों को मिलाकर चल के प्रोटॉन का निर्माण होता है। अब ऐसे बताओ, ऐसे ही आपको प्रोटॉन बना, ऐसे ही आपको न्यूट्रॉन बना, ऐसे ही आपको इलेक्ट्रॉन बना। इस तरह करते करते जब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन आ जाते हैं, उन्हीं से बनके किसी एटम का निर्माण होता है। कार्बन बना, नाइट्रोजन बना, और यही कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन मिलकर CO2 बना लेते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेते हैं, और यही गैसें चल के पूरी लाइफ का निर्माण करते हैं। यानी कहीं ना कहीं बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में इस तरीके से स्टैटिस्टिक्स बिहेवियर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल को लेकर समझाने की कोशिश की गई है। और आज ब्रह्मांड को समझाने के लिए सबसे स्टैंडर्ड जो चीज़ मानी जाती है ना, इसको स्टैंडर्ड मॉडल बोला जाता है। ब्रह्मांड को समझाने के लिए स्टैंडर्ड मॉडल ही है जिसको सबसे वैलिड माना जाता है। और स्टैंडर्ड मॉडल कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों के बारे में कहता है कि पूरा ब्रह्मांड जो है इन्हीं एलिमेंट्री पार्टिकल्स और ग्रेविटॉन से मिलकर बना है। ग्रेविटॉन फिलहाल रियल में नहीं मिलता है अभी तक, लेकिन ये कहा जाता है इस तरह की चीज़ होती है जो ग्रेविटेशन का वजूद लाती है। अब बताओ, ये सारी की सारी स्टडी जो मैंने की, हो सकता है से 90% लोगों को ये सर के ऊपर से जा रहा हो, लेकिन कम से कम इतना ज़रूर समझ में आ गया होगा कि सर साइंस एंड टेक को ना भी ठीक से पढ़ना पड़ेगा। इसको भी ऐसे नहीं लेना है कि हम कुछ भी पढ़ के चले जाएंगे, ठीक है। और सुनिए, फिर मैं बता रहा हूँ, 1/5 आपके पेपर का वेटेज होता है वो साइंस टेक का होता है। अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक आपके पेपर में कह रहा है व्हाई इज देयर सो मच एक्टिविटी इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन आवर कंट्री। ओके, पहला पार्ट, क्यों बायोटेक्नोलॉजी की सो मच एक्टिविटी हो रही है भारत में, इन आवर कंट्री मतलब भारत, एंड हाउ हैज दिस एक्टिविटी बेनिफिटेड इन द फील्ड ऑफ बायोफार्मा। देखो, बायोटेक्नोलॉजी की एक्टिविटी क्यों जरूरी है? क्योंकि एक मॉडर्न मेथड ऑफ है, ये मॉडर्न मेथड है, और इसको आप जोड़ेंगे कि ये टेक्नोलॉजी 21st सेंचुरी की टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इंडिया आज दुनिया में 5th नंबर पर है बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट में। नंबर 1 पे स्पेन वगैरह आते हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं। 5th नंबर पर है बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट में, प्लस माइनस 1-2 साल होता रहता है, ठीक है। अक्सर भारत 5th रैंक पर होता है। अब बात ही होती है इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में व्हाई इज देयर सो मच एक्टिविटी। तो इंडिया को हर सेक्टर में एडवांसमेंट चाहिए समय के साथ साथ, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड जो है वो काफ़ी हद तक चीज़ों को इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे आपको इंडस्ट्री में चाहिए, आपको इंडस्ट्रियल ग्रोथ चाहिए, है ना, तो आपको यहाँ पर नए नए ब्रीड्स के एनिमल चाहिए या इस तरह की चीज़ चाहिए, पोल्ट्री प्रोडक्शन चाहिए, वहाँ पर आपको बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी होता क्या, आपको बताऊँ, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी इससे किया जा सकता है ना, कम से कम समय। जैसे आपको एग्रीकल्चर में चाहिए, एग्रीकल्चर में आपको क्या चाहिए, इंप्रूव कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, इससे भी इंडियन इकोनॉमी होगी, इंडिया की फार्मर्स की कंडीशन अच्छी होगी। इवन मेडिकल इंडस्ट्री में जाइए तो कमाल का रिवॉल्यूशन है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं, मैसेंजर आरएनए बेस्ड वैक्सीन की बात करें, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ हो गया, इससे इंडिया की इकोनॉमी होगी, इससे इंडिया की क्यों एक्टिविटी हो रही है ना। फिर मैंने बोला कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी से काम करने का एक ऑप्शन बायोटेक्नोलॉजी। और यहाँ पर जब हम कोई जेनेटिक चेंजेस करते हैं या कुछ करते हैं, यहाँ पर गारंटी होती है उन चीज़ों को,
और इससे हमारी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, मेडिकल इंडस्ट्री काफ़ी सुधरेगी, तो देश की इकोनॉमी भी सुधरेगी। तो हमें इस पे काम करना होगा, काफ़ी इंडिया इस पे एक्टिव भी है। एक तो इस चीज़ को लेके दूसरा कह रहा है बायोफार्मा में कैसे बेनिफिटेड है। देखो बायोफार्मा का मतलब होता है रेड बायोटेक्नोलॉजी। पीछे के वीडियो में मैंने बोला है कि बायोटेक्नोलॉजी को कैपिटल बी कैपिटल टी से लिखना। अगर आपने कहीं कैपिटल बी स्मॉल टी लिख दिया तो वो बीटी क्रॉप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो रेड बायोटेक्नोलॉजी जो होता है वो असल में मेडिकल इंडस्ट्री को लेकर ही होता है। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन इसके पहले 2010 के मेंस में भी पूछा गया था। तो व्हाट अबाउट द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द मेडिकल सेक्टर। तो रेड बायोटेक्नोलॉजी को पकड़ो आप और रेड बायोटेक्नोलॉजी को लिखते चले जाओ। इसमें जैसे आप अभी आज के समय में समझते हैं, डायग्नोस्टिक किट्स बहुत सारे बन गए हैं, डायग्नोस्टिक किट्स बन गए हैं, ठीक है। बीमारियों को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे किट्स यूज़ किए जाते हैं। प्रोटेक्शन किट्स भी बन गए हैं, बचाने के लिए भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आपके लिए काम करती है। इसके अलावा आप जैसे डायग्नोस्टिक किट्स के अलावा आप देख सकते हैं आजकल RT-PCR को सुन रहे हैं आप, RT-PCR सुन रहे हैं, कोविड ही पकड़ लो ना, RT-PCR ही पकड़ रहे हैं। RT-PCR के अलावा आप ये ले लो, क्या नाम है, रैपिड एंटीजन टेस्ट ले लो, रैपिड एंटीजन टेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, रैपिड एंटीजन टेस्ट की बात कर रहे हैं। इस तरह की मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, इस तरह की चीज़ें। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्त, है ना, इसके अलावा आप वैक्सीन्स की बात कर सकते हैं। आप विभिन्न तरह के वैक्सीन्स बना रहे हैं, कुछ मैसेंजर आरएनए पे बेस बना रहे हैं, कुछ आप ऐसा है जो एंटीजन को देख के बना रहे हैं, कुछ ऐसा है जो एंटीबॉडी को बना रहे हैं, एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स बना रहे हैं। तो डिफरेंट तरह के जो वैक्सीन्स आप बना रहे हैं, कहीं ना कहीं अब बायोफार्मा इंडस्ट्री है, रैनवैक्सी है, सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डीज है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे बायोफार्मा है। और इन इंडस्ट्रीज़ को हम कहते हैं बायोजेनरिक इंडस्ट्री। इन इंडस्ट्री को हम कहते हैं बायोजेनरिक इंडस्ट्रीज। इन जगहों पे जो विद्यार्थी काम करते हैं, विद्यार्थी से बोल रहा हूँ, काफ़ी मेरे विद्यार्थी जो काम कर रहे हैं वो किसी ना किसी बायोटेक्नोलॉजी बैकग्राउंड के होते हैं, बायोकेमिस्ट्री बैकग्राउंड के होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी बैकग्राउंड के होते हैं, है ना, इन सब डिसिप्लिन से ग्रेजुएशन और पोजिशन कर आते हैं। तो ये क्वेश्चन भी था, ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें 2 पार्ट हैं। तो 50% पार्ट क्यों ज़रूरी है, किस तरह की एक्टिविटी की जा रही है और दूसरा है कि भारत में, मतलब भारत को ही जोड़ना, हाउ हैज़ द एक्टिविटी बेनिफिट इन द फील्ड ऑफ बायोफार्मा। ओके, अगला क्वेश्चन आपके पेपर में कह रहा है, विथ ग्रोइंग एनर्जी नीड शुड इंडिया कीप एन एक्सपेंडिंग ऑन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। तो क्या हमको न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम पे काम करना चाहिए, ओके, ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने के लिए। और दूसरा कह रहा है इसके कौन से फैक्ट एंड फियर्स हैं। तो इसके फैक्ट्स मतलब इसके फेवर में बताओ, इसका फियर मतलब इसके नेगेटिव में बताओ, यानी प्रॉस एंड कॉन्स बताओ। देखो ऐसा है, अगर हम बात करें आज सबसे ज़्यादा क्या यूज़ हो रहा है, कोयला, वेरी गुड, कितना, पूरी दुनिया में 60%, बहुत बढ़िया। लेकिन ये इंडिया के रेफरेंस में पूछ रहा था, बोलो लगभग 58% इंडिया में कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, बहुत बढ़िया। अब ये 58% जो कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बना रही है उससे कितना इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, यस सर, CO2 बन रहा है, SO2 बन रहा है, नॉक्सेस बन रहा है, ये एक प्रॉब्लम हो गई। यानी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो आपने प्रॉब्लम दे दिया। तो आज तो भारत की जितनी इलेक्ट्रिसिटी है उसमें सबसे ज़्यादा तो पोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट से ही और कोल से है। अब बात करें, अगर हम रिन्यूएबल की तरफ चले जाएं, तो रिन्यूएबल की तरफ अगर हम चले जाएं, सोलर की तरफ, विंड की तरफ, तो देखो इसमें ना आपका बेसिक रिक्वायरमेंट तो ये पूरा कर देंगे। बेसिक रिक्वायरमेंट मतलब आपके घर की जरूरतें पूरा कर लेंगे। लेकिन अगर ये सोचो कि आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देश का, पूरी इंडस्ट्री चलाएंगे, तो कभी नहीं चलाएंगे। तो आपको एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जो कि एनर्जी भी खूब दे और दूसरा उसमें पोल्यूशन ना हो। तो यहाँ पर इन चीज़ों को देख अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी एक बढ़िया ऑप्शन मिलता है। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बहुत हो सकता है। और पोल्यूशन क्या होता है, पोल्यूशन का मतलब यहाँ पे किसी भी तरह का आप देखोगे तो CO2 SO2 नॉक्सेस नहीं है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट कर सकते हैं सर न्यूक्लियर वेस्ट बनता है, न्यूक्लियर वेस्ट को फिर भी हम क्या कर सकते हैं, रीप्रोसेसिंग प्लांट में ले जाकर उसको रिसाइकिल कर सकते हैं और उसको उस लेवल तक पहुँचा सकते हैं जब वो डेंजरस नहीं होगा। तो आप इसको रीप्रोसेसिंग प्लांट पे ले जाकर इसकी रिसाइकलिंग कर सकते हैं। तो ये है पूरी की पूरी कहानी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको न्यूक्लियर एनर्जी मिला कि इंडिया को न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ क्यों जाना चाहिए। और दूसरी चीज इसको आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि COP26 में क्या हो रहा है, जोड़ दे करंट अफेयर्स से, COP26 में क्या हो रहा है, ग्लासगो में क्या हो रहा है, यही हो रहा है ना कि हम 2050 वो जीरो एमिशन की तरफ ले जाएं, यही हो रहा है ना, कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ जाएं, 21st सेंचुरी को सुधार दें। IPCC का जो रिपोर्ट आ रहा है उठाइए, उसको जोड़ दीजिए, कहीं ना कहीं ये चीज उसको सपोर्ट भी कर रहा है। इस तरीके से एग्जामिनर को लगेगा कि आप करंट अफेयर्स के साथ टच होके करते हैं। फैक्ट्स क्या है, डिस्कस द फैक्ट एंड फियर्स। तो यहाँ फैक्ट एंड फियर्स में आप दे दीजिए, फैक्ट्स में आप दे दीजिए कि आज न्यूक्लियर एनर्जी का 3% पावर जनरेशन है और यहाँ पर इंडिया ने बहुत सारे न्यूक्लियर विजन्स बनाए हैं। 2020 में 20,000 मेगावाट, 2032 में 63,000 मेगावाट और 2050 में जाकर भारत उसी न्यूक्लियर एनर्जी से लगभग 25% पावर जनरेशन की बात कर रहा है। और साथ साथ इंडिया में थोरियम रिजर्व अच्छा खासा है, तो कहीं ना कहीं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की मदद से भारत इसको भी यूज करेगा। वही बात कर रहे हैं, फियर्स क्या है, तो फियर्स इसमें क्या है, जैसे जो न्यूक्लियर वेस्ट आते हैं उनकी रिप्रोसेसिंग बड़ी जरूरी होती है, उसकी हैंडलिंग बहुत जरूरी होती है, क्योंकि रेडिएक्टिव एलिमेंट्स में क्या हो सकता है, बहुत तरह के पोल्यूशन हो सकते हैं, बहुत तरह के रेडिएशन हो सकते हैं जो हमारे लिए नुकसान होते हैं। तो रिप्रोसेसिंग प्लांट में हैंडलिंग करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा और भी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे कि आप ये लिख सकते हैं कि फियर्स में यू कैन आल्सो राइट लाइक जैसे चिर्नोबिल डिजास्टर हो गया,
इस तरह की चीज़ों को आप फियर्स में यूज़ कर सकते हैं। चेरनोबिल के अलावा आप 3 माइल है ना आइलैंड एक्सीडेंट पेंसिल्वेनिया वाला, आप फुकुशिमा, इस तरह की चीज़ों को लिख सकते हैं। अगर प्रॉपर रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स वहाँ से नहीं डिस्पोज किया गया, नहीं हटाया गया और वहाँ पे कुछ तरह के लीकेज हो गया तो दैट मे हैव अ प्रॉब्लम। फाइन, अब आगे फिर बढ़ते हैं, एक और साल के क्वेश्चन पेपर को लेते हैं, दैट इज यूपीएससी मेंस 2017। यूपीएससी मेंस 2017 में भी कुल 3 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन आपके पेपर में स्टेम सेल थेरेपी से लिया गया। बोला कि स्टेम सेल थेरेपी इज गेनिंग पॉपुलैरिटी इन इंडिया टू ट्रीट अ वाइड वैरायटी ऑफ मेडिकल कंडीशन इंक्लूडिंग ल्यूकेमिया, थैलेसीमिया, डेमेस्टोरिनिया, सेबल, यानी इन बीमारियों के रेफरेंस में बता रहा है कि स्टेम सेल बहुत पॉपुलर हो रहा है इन बीमारियों को लेकर। अच्छा, फिर अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्क्राइब ब्रीफली व्हाट स्टेम सेल थेरेपी इज एंड व्हाट एडवांटेज इट हैज ओवर अदर ट्रीटमेंट्स। मतलब कैसे ये महत्वपूर्ण है और कैसे ये अन्य ट्रीटमेंट से बहुत ही अच्छा है और अलग है। देखो एक बात बताता हूँ, स्टेम सेल एक बहुत ही अनोखा सेल है, ठीक है। स्टेम सेल एक बहुत ही अनोखा सेल, जितना जानने की कोशिश करोगे उतना ही डूब जाओगे, ठीक है। स्टेम सेल वगैरह में मैं आपको बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें 2-3 और बताता हूँ। फिलहाल ये वीडियोस बीन्स के लिए है, शॉर्ट टाइम है। क्लासरूम में तो कुछ कहानियां भी सुनाता है स्टेम सेल की, जो कि बड़ी बड़ी मजेदार होती है, ठीक है। स्टेम सेल को हमेशा कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल। पहले तो एक लाइन में बताता हूँ स्टेम सेल होते क्या है, क्योंकि आपको सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करना होगा व्हाट इज स्टेम सेल। एक अनडिफरेंशिएटेड और अनस्पेशलाइज्ड सेल होता है। अगेन आई रिपीट, एक अनडिफरेंशिएटेड और अनस्पेशलाइज्ड सेल होता है और इस सेल को डिफरेंशिएट और स्पेशलाइज होने की क्षमता होती है। यानी एक ऐसा सेल जो अनडिफरेंशिएट है लेकिन वो डिफरेंशिएट और स्पेशलाइज होने की क्षमता रखता है और उस सेल का नाम है स्टेम सेल। कमाल की चीज़ हो गई ना, एक ऐसा सेल जो आपकी बॉडी में है और एक अनडिफरेंशिएट एंड स्पेशलाइज है, लेकिन आगे चलकर वो डिफरेंशिएट और स्पेशलाइज हो सकता है। जैसे मैंने कहा एक स्टेम सेल है, आगे चलकर वो किडनी बन सकती है। वाह, तो किडनी बन गई तो एक स्पेसिफिक ऑर्गन हो गया। आपका मान लो स्किन बन गई तो स्किन एक स्पेसिफिक ऑर्गन हो गया। तो ये किडनी और स्किन एक डिफरेंशिएट होकर स्पेशल ऑर्गन बन गया कि नहीं बन गया, तो वही डिफरेंशिएट और स्पेशलाइज हो सकता है। वही बात मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये डिफरेंशिएट और स्पेशलाइज हो गया, यही बात मैं आपको बता रहा हूँ। और ये प्रॉपर्टी आपको स्टेम सेल में देखने को मिलती है, ठीक है। अब बात होती है स्टेम सेल के एडवांटेजेस के, ठीक है। ये तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बता दी, ये किडनी और स्किन जो बनाया एडवांटेज ही तो था। देखो दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनका सोल्यूशन स्टेम सेल दे सकता है। जैसे मान लो कोई एसिड अटैक सर्वाइवर है, एसिड अटैक सर्वाइवर की जो बच्ची है, मान लो या कोई बच्चा है, कोई भी है ना, तो उस केसेस में उसकी स्किन जल गई। अब आप कहाँ से उसकी स्किन लाएंगे? स्किन तो अपनी बॉडी का ही चाहिए ना, तो आप कुछ मत कीजिए, स्टेम सेल से उसका स्किन बनाइए और उस स्किन को उसकी बॉडी के अंदर डाल दीजिए और उसकी बॉडी ठीक हो जाएगी। तो सर हमारे स्टेम सेल से हमारी स्किन बनाकर, हाँ आपकी स्किन बनाकर आपकी बॉडी में गया तो वो आप ही की बॉडी है ना, वो रिजेक्ट भी नहीं करेगा। असल क्या होता है, आप लोग सोचते हैं अगर हम किसी दूसरे की किडनी ले लेते हैं तो किडनी एडजस्ट हो जाएगी, कभी नहीं होती दोस्त। वो किडनी आपकी बॉडी में रिजेक्ट करती है, क्योंकि आपके मामा पापा दूसरे हैं, दूसरे बंदे का मामा पापा दूसरा है, तो उसका किडनी यानी उसका जीन आपकी बॉडी यानी आपकी जीन के अंदर जाकर रिजेक्ट होता है। इसीलिए डॉक्टर आपको इम्यूनो सप्रेशन मेडिसिन देता है, इम्यूनो सप्रेशन मेडिसिन देता है कि भैया ऐसा ना हो कि जो तुम ऑर्गन दूसरे का लिया और किसी दिन क्या करे है ना, आपकी इम्यूनिटी खत्म हो जाए और उस इम्यूनिटी को बचा कर रखने के लिए दवा दी जाती है। सोचो ये तो कितनी मतलब खतरा है। एक बच्ची थी, आपको बताता हूँ, 10 साल पहले उसका एक्सीडेंट हो गया और उस बच्ची ने मुझे बोला कि सर जानते हो मेरी आंख साइट खत्म हो गई है और मेरी आंख तो ठीक है ना, एक आंख की रोशनी नहीं आ रही है और डॉक्टर ने बोला एक ही थेरेपी जिससे मेरी आई साइट आ सकती है और वह है स्टेम सेल थेरेपी। उसने बोला सर जो आंख है ना वो ठीक है, पीछे के न्यूरॉन ठीक है, बीच के मसल्स डैमेज हो गए हैं, स्कूटी से चल रही थी, एक्सीडेंट हो गया। तो उसने डॉक्टर ने बोला कि ऐसा करो स्टेम सेल थेरेपी से, जो स्टेम सेल क्या हो सकते हैं, वो टिश्यूज़ की रिकवरी कर सकते हैं। तो स्टेम सेल को इंजेक्ट करके यहाँ पर अगर टिश्यू की रिकवरी हो गई तो आगे की आंख और पीछे के न्यूरॉन्स के बीच में लिविंग टिश्यूज बन गए, सेल बन गए, तो आई की रोशनी आ जाएगी। सी स्टेम सेल। एक क्वेश्चन तो आपके पेपर में ल्यूकेमिया बोल रहा है, पता है ल्यूकेमिया क्या होता है? ल्यूकेमिया में ब्लड कैंसर हो जाता है। WBC को जो नंबर होते हैं वो एबनॉर्मल तरीके से बढ़ने लगते हैं, अब WBC बनता कहाँ है? WC बनता है आपके बोन मैरो से। इसका मतलब एबनॉर्मलिटी आपके बोन मैरो में हो गई। अगर हम बोन मैरो में स्टेम सेल डाल दें तो स्टेम सेल डिफरेंशिएट स्पेशलाइज होकर उसकी रिकवरी कर देगा और जो बंदा WBC एबनॉर्मलिटी बढ़ रही है वो अपने आप कंट्रोल आ जाएगी, बैलेंस में आ जाएगा और बंदा जो होगा वो ब्लड कैंसर से बच जाएगा। जो बंदा है वो ब्लड कैंसर से बच जाएगा। ये है पूरी कहानी। और आगे सुनिएगा, इंडिया हैज़ अ रिमार्केबल सक्सेस इन अनमैन्ड मिशंस, ठीक है। अनमैन्ड स्पेस मिशन जिसमें चंद्रयान मार्स मिशन इंडिया भेज चुका है, अनमैन्ड मिशन, बट हैज़ नॉट वेंचर इनटू द मैन स्पेस मिशन बोथ इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक। एक्सप्लेन करिए। देखो ऐसा है कि आज तो आपके पास बहुत कुछ लिखने को है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2017 के मेंस का है, ठीक है। लेकिन यही आप 2017 में जाएंगे तो आप यहाँ पे बता सकते थे, उस समय के हिसाब से आंसर दूसरा होगा और आज के हिसाब से आंसर दूसरा होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आज के हिसाब से जोड़ देता हूँ और पूरी बड़ाई जो है गगनयान की कर देता हूँ कि गगनयान में क्या कर रहे हैं। और ये चीज़ पहले नहीं थी, सीधी बात, क्योंकि हमारे पास GSLV नहीं था। पहली बात, GSLV MK3 ऐसा लॉन्च व्हीकल है जो बहुत अच्छे खासे मास को ले जा सकता है।
ठीक है, बहुत अच्छे खासे मास। इसकी दो प्रॉपर्टी है, एक तो अगर आप 4000 किलोग्राम तक के मास को ले जाना चाहते हैं GTO ऑर्बिट में, तो GSLV MK3 इज गुड। और अगर आप 8000 से 10000 किलो मास को ले जाना चाहते हैं, 10000 किलो का मतलब 8 to 10 टन, तो आप लियो तक ले जा सकते हैं। असल में जो मैन मिशन है वो हम यहीं पर ले जा रहे हैं, इसीलिए आपको GSLV MK3 चाहिए। दूसरी चीज है, हमारे पास RLV भी चाहिए था, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, जो कि तुरंत फिर से लौट कर आए, यानी एक अच्छी क्वालिटी का शटल चाहिए था। तीसरा क्या है, हमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी भी चाहिए जैसे केयर का मतलब होता है क्रू एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट, जिसको आप कहते हैं पैड अबाउट। ठीक है, आज आपके पास बहुत सारी चीजें, तो मैं आज के साथ जोड़ रहा हूं, है ना, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर उस हिसाब से अलग था। लेकिन अब मैं आज की जनरेशन को पढ़ा रहा हूं, तो मैं आज के हिसाब से बोल रहा हूं ये चीजें क्यों होंगी। इस तरह की चीजें थी जिसकी टेस्टिंग नहीं थी भारत के पास। ये क्या चीजें होती हैं, ये ऐसी टेक्नोलॉजीज होती हैं, ऐसी चीजें होती हैं, क्रू एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट। अगर किसी क्रू मेंबर को यानी एस्ट्रोनॉट्स को दिक्कत होती है, तो वो अपनी लाइफ को बचाने के लिए तुरंत अर्थ की तरफ लौट आ सकता है, क्योंकि ऊपर की तरफ टर्बुलेंस ज्यादा है। ठीक है, ये देखेगा। इसके अलावा भी देखिए, हम लोग व्योमित्रा की बात कर रहे हैं। व्योमित्रा भी आपने सुना होगा, लास्ट ईयर MPPSC के प्रीलिम्स से भी क्वेश्चन रहा है कि व्योमित्रा किसने बनाया, इसरो ने बनाया। ये क्या है, ये ह्यूमनॉइड रोबोट है, विमेन ह्यूमनॉइड रोबोट, जिसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। तो हमारा R&D उस लेवल का नहीं था, हमारे पास फंडिंग नहीं थी, है ना, हमारे पास फंडिंग नहीं थी। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हमारे पास नहीं थी, इसलिए हम ऐसा नहीं सोच पा रहे थे। तो यहां पर मैं आपको क्रिटिकली क्या बताया, काफी हद तक R&D की जरूरत थी, काफी हद तक फंडिंग की जरूरत थी, जो आपके पास आ नहीं रही थी। ठीक है, यहीं पर देखिए लगभग 10,000 करोड़ रुपया, ठीक है ना, छोड़िए मनी छोड़िए, है ना, जो भी है। ठीक है, यहां पर वो चीजें, तो फंडिंग और R&D ये चीजें मेन थी, और किस तरह की टेक्नोलॉजी थी वही चीजें थी। इसी को जोड़कर आपको ये पूरा आंसर लिखना था। अब देखिए, एक और क्वेश्चन आपके पेपर है जहां पूछा जा रहा है कि गिव एन अकाउंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो पूरा एक अकाउंट दीजिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड व्हाट अबाउट द एडवांटेज ऑफ फास्ट ब्रीडर प्रोग्राम। देखो, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोग्राम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे के लिए भी तैयार हो, आपके पेपर में आएगा। तो पहला न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दीजिए। तो आप यहां से कहां उठाइए, देखिए काम कीजिए, आप उठाइए तारापुर से, जो पहला इंडिया में न्यूक्लियर रिएक्टर लगाएगा। और इसके भी पहले हम तो कहेंगे आप डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से जाइए, जो कि मेन डिपार्टमेंट है, इंडिया में शुरुआत हुई। तारापुर के बाद आप वहाँ आ जाइए, जो आपने वो सुना होगा, क्या नाम है, जो भारत में अप्सरा करके रिएक्टर लगा था, PSWR वाला रिएक्टर लगा था। अमेरिका ने भारत की हेल्प की, फिर यूनाइटेड किंगडम ने भारत की हेल्प की, रशिया हमारे कुडनकुलम लगा रहा है। उठाइए ग्रोथ एंड अकाउंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आपको ये उठाना पड़ेगा, और आपको बताना पड़ेगा कि कुल भारत में 7 ऐसी जगह हैं जहाँ पर रिएक्टर काम कर रहे हैं, जिसकी मदद से लगभग 3% पावर जनरेशन इंडिया में हो रहा है। और इसको खट से लास्ट में जोड़ देगा, भारत विजनरी है न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर, और 2050 तक 25% पूरी इलेक्ट्रिसिटी का भारत न्यूक्लियर एनर्जी से जनरेट करने की बात कर रहा है। ये चीज हो गई। फिर कह रहा है कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोग्राम का क्या एडवांटेज है। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का क्या एडवांटेज है, सुनिएगा, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का क्या एडवांटेज है हम आपको बताते हैं। असल में इंडिया ऐसी कंट्री जिसके पास थोरियम बहुत है, और थोरियम को जलाने के लिए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज द बेस्ट रिएक्टर। ये वो फर्नेस है जहां पे थोरियम जैसे फ्यूल को जलाते हैं। तो अब आपको बताइए कि आज हम जो आप यूरेनियम को ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, जहां प्रेशराइज हैवी वाटर इस तरह के रिएक्टर को आप बना रहे हैं, ठीक है, जो कि कनाडा टाइप की टेक्नोलॉजी है, अगर हम अपने ही फ्यूल को अपने ही रिएक्टर में जलाने लगे तो, है ना, क्योंकि हमारे पास तो यूरेनियम है नहीं, और यूरेनियम तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पे जलता नहीं है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पे तो थोरियम जलता है, और इंडिया में थोरियम बहुत होता है। इसी चीज को लेके आपको जोड़ना था। और थोरियम और यूरेनियम के बारे में भी बता सकते हैं कि थोरियम की एफिशिएंसी यूरेनियम से ज्यादा है पावर जनरेशन की। थोरियम जो है यूरेनियम के कंपैरिजन में न्यूक्लियर वेस्ट भी कम देता है। ठीक है, तो मिला जुला के थोरियम हर मामले में यूरेनियम से बेहतर भी है। सिर्फ बात फंसी और फंसी तो कहा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में, लेकिन ऐसा नहीं, आप इसको जोड़ेंगे। भविष्य में भारत क्या है, आज भारत में लगभग 500 मेगावाट का पावर जनरेशन है ना, जो इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च कलपक्कम तमिलनाडु में, वहां पर पावर जनरेशन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से चल रहा है। और जो 2050 में 25% पावर जनरेशन पूरा न्यूक्लियर एनर्जी से करेंगे, इस 25% का 70% हम यूरेनियम और प्लूटोनियम से करने वाले हैं, है ना, और बाकी जो 30% है इंडिया विल डू विद द हेल्प ऑफ थोरियम। यानी 2050 का 30% टारगेट इट विल बी अचीव बाय थोरियम। तो ये इस तरह से आप जोड़ दीजिए और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के महत्व को बता दीजिए। तो ये पूरा का पूरा डिस्कशन था जो मैंने आपको यहां समझा दिया है दोस्त। आइए अंत में चलते चलते ये 11 चैप्टर से मैं बार बार बोलता हूँ, फिर बोल देता हूँ, देखिए जितने भी प्रीलिम्स और मेंस से क्वेश्चन होते हैं, स्टिक रहिए इसी चैप्टर्स के साथ, इसके बाहर नहीं जाता। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, रिलेटेड राइट्स, पार्टिकल फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, वेरियस डिजीज, हेल्थ एंड डिजीजेस, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम और मिसलेनियस टॉपिक।
ये अकेडमी का इंट्रोडक्टरी ऑफर है और आप जानते हैं ये आज आपका लास्ट डे है, भूलिएगा नहीं। इट्स 19 जनवरी और ये 10% एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। 3 मंथ्स आपको एक्सटेंशन भी दे रहे हैं अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं। तो ये पूरा 18 मंथ्स का कॉम्बो हो गया। प्राइस काफ़ी कम है इस बार। ओके, इसके साथ आपको बुक्स, 3 मंथ का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन और पूरी टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है। ये यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट है जो अगला कॉम्बैट आपको 25 जनवरी को मिलेगा 11 बजे, भूलिएगा नहीं। 56 क्वेश्चन 60 मिनट्स के अंदर करने होंगे। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में जाएगा और इसको ज्वाइन करते समय आप एनरोल करते समय रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करना ना भूलें दोस्त, ठीक है। रवि यूपीएससी कोड को यूज़ कीजिए। ये मेगा टेस्ट सीरीज़ हैं जहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्विज हैं जो आपके लिए हो रहे हैं। और वही मैं आपको शुरुआत में बोल चुका हूँ, रवि अग्रणी जो मैं हूँ खुद हर वेडनेसडे को आपके साथ 4 बजे आता हूँ और यूपीएससी से रिलेटेड साइंस एंड टेक की प्रैक्टिस आपके साथ करता हूँ। यूपीएससी के जो यूट्यूब लॉन्चिंग यूट्यूब है जो एक चैनल है जो लॉन्च हुआ है, जो ऑफकोर्स आपको ऑप्शनल के लिए है, जिसमें काफ़ी एजुकेटर्स, काफ़ी इवन एक्सपीरियंस पीपल आर कमिंग और यहाँ पे 2021 के ऑप्शनल पेपर की एनालिसिस हो रही है, तो आप वहाँ पे उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस के लिए आप यहाँ जा सकते हैं जहाँ पर आपको लाइव मेंटरशिप मिल जाएगी, पूरा का पूरा एक मेंटोर मिल जाएगा, पूरा का पूरा हेल्प होगा, सपोर्ट होगा। आपको अनअकैडमी पे लोन फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, 0% इंटरेस्ट पर भी आपको मिल जाता है। अगर कोई फाइनेंशियल क्रंच है तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पर कोर्सेज जो हैं आपको प्लस और आइकॉनिक दोनों ही अवेलेबल हैं। रवि यूपीएससी कोड से आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाते हैं। इसके अलावा जनरल स्टडीज़ के अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में भी आपको सेम 10% डिस्काउंट मिल जाता है रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करने से। ये यूपीएससी सीएससी के बैचेस हैं जो 19 जनवरी से स्टार्ट हुए हैं, है ना। और बिल्कुल मत भूलिएगा, आज का दिन है वो। और ये है हमारे कोर्सेज जो आपको साइंस टेक और एनवायरनमेंट दोनों ही कोर्सेज आपको यहाँ पर अनअकैडमी पे मिल जाते हैं। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करना मत भूलें। ये कोर्स पिछले 21 दिसंबर से कंटिन्यू चल रहा है। साइंस एंड टेक के बाद मेरे कोर्सेज हैं वो एनवायरनमेंट पे भी आएंगे। फाइन। ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आपको मेरे पीडीएफ लगातार अवेलेबल है, आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्त आप नीचे अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म देख सकते हैं जहाँ पर अनअकैडमी का प्रोफाइल है, जहाँ पर आपको मेरी प्लस की क्लासेस और प्लस के अलावा स्पेशल की क्लासेस दोनों आपको दिख जाएगी। आगे बढ़ते हैं। जाते जाते दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, घंटा बजाना मत भूलिए, लाइक और शेयर करना भूलिए और अंत में पीडीएफ को टेलीग्राम से ले लीजिएगा। तो थैंक यू एवरीवन टू गिव मी अटेंशन। आई होप मेरा वीडियो, मेरी क्लास आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। अगले लेक्चर में कुछ नई एनर्जी के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नए कंसेप्ट्स के साथ, जो उम्मीद करूँगा पूरी रिलीजियसली मैं फॉलो करूँगा और मेरे डिस्कशंस आपके लिए काफ़ी बेहतर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें।